शॉर्ट नोट्स में पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़ लिए हैं? शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पढ़े हैं? हेलो, आज शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ देना चाह रहे थे आप लोगों को, जो टॉपिक जो याद कर लेते। दीजिए सर, दीजिए। कुछ तैयार किए हैं? हाँ, कुछ कुछ पढ़ लिए हैं। बताइए। लेजर जनरल, इटी कैश, यही। डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। माल का चालान या विक्रय या वापसी में अंतर जो होगा उसके विषय में पढ़े हैं? नहीं। माल का चालान और विक्रय में क्या अंतर है? ठीक है। हेलो, ऐसा नहीं है पढ़े ना हैं सर। कि ये शॉर्ट नोट्स अगर अवेलेबल नहीं होगा, अवेलेबल है नहीं है। तो आपको हम उस पर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। हाँ सर, करा व्हाट्सएप ग्रुप पे दीजिए। हम जो है दे देंगे, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ। पूंजीगत प्राप्ति या राजस्व प्राप्ति, ये तो आप जान रहे होंगे। हाँ, हाँ ठीक कैपिटल है। रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में अंतर पता है? बता दीजिए ना सर एक। जैसे पूंजीगत में क्या हो गया, अस्थायी प्रकृति की प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। इसी तरह से अंतर जो लिखा हुआ है कि अन्य सभी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। जो जिस प्राप्ति से हमारा जो कैपिटल जो है बढ़ेगा, कैपिटल में जो हमारा इजाफा होगा, तो उसको हम लोग पूंजीगत रिसिप्ट कहेंगे। हेलो सर, सुन रहे हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में भी अंतर हम आपको वैसे इस पर आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। और इसको अच्छा, पढ़ भी नहीं किए कि पढ़िएगा, ये बताइए। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक है। वो किसी सर बहुत भारी लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, जो पढ़ते हैं खत्म। हाँ तो पढ़िएगा, वो पीछे से खिसकते भी चल जाएगा। ये सब हाँ तो उसके जानिए रहे होंगे, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री, ये सब तो करिए लिए होंगे। हाँ, ये सब कर लिए। नहीं याद है सर। हाँ? बताइए सर डबल एंट्री बढ़िया से। नहीं जानते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में है सर, बताइए डिटेल से। अच्छा, एक चीज बताइए, डिफरेंस बिटवीन नहीं याद कीजिएगा तो कैसे लिखेंगे? याद वही सर ना होता पॉइंट है। बनेगा। मान लो बैलेंस शीट में इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गया, तो भी जान बचेगा। बैलेंस शीट सर गड़बड़े होबे करेगा, फिक्स है। ऐसा नहीं तो पॉइंट मिलता है, उस पर भी मिलता है, नंबर जो है मिलता है। सर जीरो देता है बहुत बार। आ ईसीआर है, बहुत बार जीरो भी दिया है। ना ना देता है, एंट्री एंट्री पर नंबर रहता है, ऐसा नहीं है। सर जो क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस में और शॉर्ट में, वही बताइए 10 को कम से कम। देखिए, डिफरेंस बिटवीन में हम कहेंगे कि एक तो हम उस पर व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, ठीक है। और जो केवल इम्पोर्टेंट हो, देखिए उतना भी उस्ताद तो नहीं है, लेकिन हम आपको वही देंगे जो मैं क्या कह सकते हैं, मतलब 50-50 रहेगा। सर सिंकिंग फंड एंड रिजर्व फंड में अंतर बताइए सर। कौन? सिंकिंग फंड एंड रिजर्व फंड में। सिंकिंग फंड समझ लीजिए कि डूबत वैसा फंड जिसका अब जो है वो उगाही हम नहीं कर पाए। रिजर्व फंड हम इसके लिए रखे हुए हैं, उसके लिए संचित करके रखे हुए हैं कि मतलब भविष्य में हमको जो है आवश्यकता इस फंड की पड़ेगी और हम उसका इस्तेमाल
करेंगे। और सिंकिंग फंड तो ये हम जान रहे हैं कि हम उसकी उगाही नहीं कर सकते हैं। बोतलों ले लीजिए अभी। तो सर पहला पॉइंट हुआ, इसके आगे भी कुछ बोलिए। सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड। सिंकिंग और रिजर्व। बाकी तो हमको अभी नहीं ये है, ध्यान नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, बाद में लेकिन हम आपको दे देंगे। सिंकिंग और रिजर्व फंड में आप भी कुछ बताना चाहे तो बताइए, पढ़े हो तो सर नहीं आता है, पता नहीं है। हाँ? नहीं पता है सर। असली खाता और व्यक्तिगत खाता में क्या अंतर है? असली खाता और व्यक्तिगत खाता में क्या अंतर है? व्यक्तिगत खातों का हिस्सा है, असली खाता और व्यक्तिगत खातों का हिस्सा होता है। और नॉमिनल अकाउंट असली खाता नहीं होता है। नॉमिनल अकाउंट असली खाता नहीं होता है। और वास्तविक खाता जैसे एडवांस में रेंट दे दिया, बकाया में रेंट रहा, या व्यक्तिगत खाता होता है, ये होता है। दो प्रकार का होता है असली खाता, दो प्रकार का होगा, ट्रांजिट और टेंजिबल और इनटेंजिबल। सुन रहे हैं? दो तीन प्रकार का होता है। अरे माइक ऑफ कर दिया हो। कंपनी या फर्म के खाते तथा समूह का खाता। अरे आपका माइक ऑफ है। स्टोर अकाउंट्स के बारे में ही बता दीजिए सर। अरे माइक क्यों ऑफ है, तो स्टोर अकाउंट कुछ बताएंगे। हाँ, ये को जो, हाँ सर, आ रहा सर, आवाज आ रहा। हेलो, बोलिए सर। असली खाता व्यक्तिगत खाता के विषय में कह रहे थे। असली खाता किस किस चीज का बनता है? कौन खाता सर? असली खाता असली खाता कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का असली खाता होता है। हाँ, उसी को वास्तविक, उसी को असली, रियल सब उसी को बोलते हैं। तो किस किस चीज का बनाते हैं? बोलिए ना मिथिलेश जी।
मिथिलेश जी सब पढ़े हैं, बताइए हम लोग के। तो भी कम न है भाई, बात तो ही बहुत विचार हो जैसे गया। असली खाता बनाता है भवन का, फर्नीचर का, स्टॉक का, पेटेंट हो गया, आपका क्या कहते हैं, अगर पेटेंट करा लिया या पेटेंट कौन सा है सर? पेटेंट हम्म? पेटेंट पेटेंट कौन सा खाता है? पेटेंट असली खाता होगा, पेटेंट का खाता जो होगा असली खाता होगा, और व्यक्तिगत खाता जो होगा वो उसमें आपको जो है पूंजी खाता, चाहे किसी का खाता, माने पर्सनल आदमी का जो खाता होगा वह व्यक्तिगत खाता के तहत आएगा। जैसे पूंजी खाता है, किसी कंपनी का खाता है, कोई लेनदार का खाता है, कोई देनदार का खाता है, ये सब जो खाते होंगे वो व्यक्तिगत खाते के तहत आएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर में क्या अंतर है? बताइए ना सर, जानते नहीं पता है, बता दीजिए सर। नहीं पता है। इक्विटी शेयर पर वरीयता शेयरों के बाद लाभांश पर दिया जाता है। इक्विटी शेयर पर वरीयता शेयरों के बाद लाभांश दिया जाता है। वरीयता शेयर पर जो लाभांश मिला वो उसके बाद अगर लाभांश मिलना है तो इक्विटी शेयर पर देते हैं। इन पर इक्विटी शेयर से पहले लाभांश का भुगतान वरीयता में तो कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर में, और इक्विटी शेयर में उसके बाद जो लेते हैं मतलब प्रेफरेंस शेयर में जो आप ले लिए उसके बाद इक्विटी शेयर में लाभांश जो भी बन पड़ेगा वो देंगे। इक्विटी शेयर पर जो आप परचेज करेंगे तो इक्विटी शेयर में जो भी लाभांश मिलेगा वो पहले से निर्धारित नहीं रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर, वरीयता शेयर में जब आप लाभांश लेते हैं या कोई भी मतलब लाभांश इशू भी करता है तो वह पहले से निर्धारित रहता है कि इतने परसेंट का डिविडेंड आपको दिया जाएगा। इक्विटी शेयर में लाभांश को बदला नहीं जा सकता, मतलब वो फिक्स रहता है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है और पहले से फिक्स है, जबकि क्या कहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर में इसको बदला जा सकता है। हेलो, शेयर धारक को इक्विटी शेयर में हर परिस्थिति में वोट देने का अधिकार है। शेयर धारक को, इक्विटी शेयर का जो धारक होगा उसको किसी भी परिस्थिति में वोट देने का अधिकार है, जबकि वरीयता शेयर वाले को अधिकार नहीं दिया जाता है। इक्विटी शेयर को कंपनी वापस भी ले सकती है, वापस खरीद कर सकती है, फिर आपसे आपका जो मतलब लाभांश जो है उसने निर्धारित कर रखा है उस लाभांश को देते हुए कंपनी उसको वापस खरीद सकती है। इसको भी कंपनी रद्द कर सकती है, लेकिन लाभांश कोई निश्चित था नहीं तो लाभांश निश्चित मिलेगा भी नहीं। प्रेफरेंस शेयर को लाभांश जो है निश्चित नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से उसका कोई निर्धारित नहीं था, तो उसके लिए वो आपको पे नहीं करेगा और रद्द भी कर सकता है। इक्विटी शेयर धारक को कंपनी का जो भी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ पार्ट होगा उसमें भाग लेने का अधिकार होगा। प्रबंधन से जो भी प्रबंधन में जो निर्णय लेने का है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि वरीयता शेयर वाले को इसमें भाग लेने का अनुमति नहीं होता है। इक्विटी शेयर को कंपनी बंद अगर हो गया तो उसके बाद भुगतान बाद में किया जाएगा, लेकिन वरीयता शेयर वाले को कंपनी बंद होने पर भी भुगतान नहीं किया जा सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर वाले को यह सुविधा नहीं होती। जनरली जो हम लोग शेयर परचेज करते हैं मार्केट से वो प्रेफरेंस शेयर ही होता है, ठीक है। कंपनी को केवल इक्विटी शेयरों से बनाया जा सकता है, कंपनी में केवल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकता है, मतलब उसका मेजर पोर्शन जो है
वो आपको इक्विटी शेयर के थ्रू ही रखना होता है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम उस पर ग्रुप पर भी डाल देंगे। दिलीप जी है क्या? शेयर और डिवेंचर का अंतर? शेयर हो गया सर अंशधारी, और डिवेंचर हो गया ऋण जिससे लिया जाता है। और दोनों पर ब्याज मिलता है। डिवेंचर का हमेशा ब्याज देना पड़ता है। शेयर को डिवेंचर में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं? शेयर को डिवेंचर में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, कभी शेयर को डिवेंचर में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन डिवेंचर को शेयर में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। शेयर को बट्टे पर जारी करने के लिए कानूनी प्रावधान है। शेयर को बट्टे पर जारी करने के लिए, बट्टे माने छूट पर जारी करने के लिए कानूनी प्रावधान है। डिवेंचर बट्टे पर जारी करने के लिए कोई रोक नहीं है। इसको इसके लिए कानूनी है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए रोक नहीं है, लेकिन लीगली नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि इसको हम करें ही करें, मतलब छूट पर हम इसको जारी करें ही करें। शेयर का पैसा कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं किया जाता। शेयर का पैसा कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं किया जाता है। डिवेंचर एक निश्चित अवधि के लिए जारी होता है, उसके बाद पैसा वापस कर दिया जाता है। ये अंतर हो जाएगा। अच्छा, ये तो सबसे पहले पढ़ा होंगे। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में क्या अंतर बताइए। वाइटल है। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या अंतर है? सिंगल एंट्री में सिर्फ एक लेखा होता है सर, डबल एंट्री में तो लेखा होता है। दोनों पक्षों का अकाउंटिंग होता है। जी सर। अच्छा, दूसरा अंतर? मिस्टेक होने का संभावना ज्यादा होता है, जबकि डबल एंट्री में जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम होता है। और इसको याद कर लीजिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में जो है अंतर याद कर लीजिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा नहीं किया जाता है, जबकि उसमें दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। इसमें केवल रोकड़ पुस्तक और व्यक्तिगत खाता बनाया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक खाता सब बनाया जाता है, तीनों बनाया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में तलपट ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। और इसमें डबल एंट्री सिस्टम में गणितीय शुद्धता जांचने के लिए लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं।
और सिंगल एंट्री सिस्टम में लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता क्योंकि पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होती। किससे लिया नहीं पता है, किसको दिया नहीं पता है, आया गया ये पता है। इसमें लाभ हानि खाता बनाया जाता है तो इसमें मालूम होता है किससे डेबिट हुआ किससे क्रेडिट हुआ, ये पता रहता है हमको। और सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाया जाता है, मतलब घटना का थोड़ा मोड़ा हल्का जानकारी उसमें दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है वो नोट के तौर पर उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में डाल देने का ये है। और इसमें चूंकि ट्रायल बैलेंस बनाता है और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तुलना में बहुत अधिक प्रामाणिक होता है, मतलब सब कुछ उसमें इंडिकेटेड रहता है, सब कुछ उसमें इंस्क्राइब्ड रहता है, बताया गया रहता है। इसलिए यह डबल एंट्री सिस्टम अभी क्या मैंने बहुत वर्षों से यही चला आ रहा है। यह छोटे व्यापारी द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन यह लगभग सभी छोटे मझोले बड़े सभी उद्योगों में डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में क्या अंतर है? कंसाइनमेंट समझ रहे हैं ना? जो माल को ढोया जाना है कंसाइनमेंट कहलाता है। माल को ढोया जाने वाला समझिए, जो माल को क्या कहते हैं माल होता है, कंसाइनमेंट समझिए माल है ना। और संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट हमारा कहीं से कोई भी माल जो है पैक होके आया है और कहीं को जाना है तो वो हमारा कंसाइनमेंट हुआ। या एक प्रकार का जो है वो एजेंसी से हमारा एग्रीमेंट है, करार है, कंसाइनमेंट। आपका ये कंसाइनमेंट आ गया, कहने का मतलब है हमने कंपनी से ये ये एग्रीमेंट किया था कि हमारा ये माल आना चाहिए, मतलब जो भी हो, तो वो कहता है कि सर आपका कंसाइनमेंट जो है डिलीवर है, यही ना होता है। तो यह एक प्रकार का एग्रीमेंट है, जबकि संयुक्त उद्यम क्या है, एक प्रकार का साझेदारी करार है। साझेदारी करार है, ज्वाइंट वेंचर है, मतलब उसमें हम दोनों पार्टनर है ना। कंसाइनमेंट का पार्टी क्या होता है, प्रेषक जो भेजने वाला होता है और प्रेषित जो प्राप्त करने वाला होता है। कंसाइनमेंट प्राप्त करने वाला रेसिपिएंट होता है और एक जो है कंसाइनमेंट भेजने वाला होता है। और ये ज्वाइंट वेंचर की जो पार्टियां होती हैं वो सह-उद्यमी या को वेंचरर कहलाती है। कंसाइनमेंट का स्वामी और प्रेषित क्या होता है, एजेंट होता है। कंसाइनमेंट का प्रेषक स्वामी और प्रेषित एजेंट होता है। पार्टियां साझेदार होती हैं, संयुक्त उद्यम में पार्टियां साझेदार होती हैं और प्रेषण में प्रेषक सामान का खतरा उठाता है। जो भेज रहा है सामान, वो सामान का खतरा उठाता है, मतलब जोखिम उसका है। वो जब हम कंसाइनमेंट उतर जाएगा और मिला लेंगे माल जो है, तो उसको ओके करेंगे, तब तक उसका है, जिसने क्या कहते हैं भेजा है, प्रेषित जो है, प्रेषक जो है उसकी जिम्मेदारी होती है। और इसमें जो है सभी पार्टी समझौते के अनुसार खतरा उठाती है। यहाँ से भेज दिए, वहाँ आपका जो है ठीक है, अब आपके हाथ का हो गया, तो जो ज्वाइंट वेंचर होता है उसमें उन सब का परसेंटेज डिफाइंड रहता है। प्रेषित को कमीशन मिलती है तथा लाभ हानि का हकदार प्रेषक होता है। प्रेषित को कमीशन मिलता है। प्रेषित कौन? कंसाइनमेंट प्राप्त करने वाला। और प्रेषक को मतलब कंसाइनमेंट जो प्राप्त कर रहा है, रेसिपिएंट जो होता है, उसको क्या मिलेगा, कमीशन। और जो भेजने वाला होगा उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट लॉस का जो भी हिस्सा होगा वो मिलेगा। संयुक्त
संयुक्त उद्यम में क्या होता है कि जैसा मतलब करार रहता है उसी के अनुसार लाभ हानि में बंटवारा होता है। प्रेषित केवल प्रेषक के आदेश के अनुसार कार्य कर सकता है, जबकि संयुक्त उद्यम में प्रत्येक सह उद्यमी को क्रय विक्रय करने का अंतर्निहित अधिकार अपने आप में होता है। आवाज नहीं आ रहा सर। ऐसा करते हैं, ये जो अंतर वाला सब है वो हम ग्रुप पे डाल दे, सबको मिल जाएगा। सुन रहे हैं? लिफो फिफो में अंतर, लास्ट इन लिफो फर्स्ट में आउट, अंतर। फर्स्ट इन हाँ? लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, क्या अर्थ हुआ? मतलब जो सबसे पीछे गया है उसको सबसे पहले निकालिए। लिफो बाद में आया पहले गया। हाँ, लिफो का अर्थ हो गया बाद में आया पहले गया। जो माल बाद में क्रय किया गया था उसे पहले बेचा जाए। इसके पश्चात पहले खरीदा हुआ जो माल होगा उसको, जो स्टॉक में पड़ा होगा उसको बेचा जाएगा। इस विधि के अंतर्गत स्टॉक को पुराने मूल्य पर आंका जाता है। और फीफो में क्या होगा? पहले आया पहले गया। जो माल पहले क्रय किया गया था वही माल पहले बेचा जाएगा, जिसके अंतर्गत जैसे जैसे माल आते जाएगा वैसे वैसे बेचाते जाएगा। जो पहले आया है पहले बिकेगा और जो बाद में आया है वो बाद में बिकेगा। इसमें क्या, इसमें वर्तमान मूल्य को, वर्तमान क्रय मूल्य पर वस्तु का कीमत आंका जाता है। और नकद छूट और व्यापारिक छूट में अंतर बताइए कुछ। ये सब तो देनदारों से जल्दी पैसा लेने के लिए एक छूट प्रदान किया जाता है, वो उसी को डिस्काउंट कहते हैं। नकद छूट और व्यापारिक छूट में अंतर क्या होता है? जैसे आप कोई सामान खरीद ले जाते हैं और एट ए टाइम इंस्टेंट आपको जो है कहता है कि चल के ठीक है 1000 का अगर खरीदिएगा तो हम 50 रुपया छोड़ दें, तो ये क्या हो गया? ये कैश डिस्काउंट हो गया। हाँ? तो क्या हो, तो प्लस खत्म हो गया ना। अच्छा कितना हो,
नकद छूट और व्यापारिक छूट में अंतर। तो नकद छूट आपको काउंटर पर ले जाता है। व्यापारिक छूट क्या होता है? जो बड़ा व्यापारी होता है, जो होलसेलर होता है, और वो क्या करता है, अपने छुटकर व्यापारियों को जो छूट देता है उसको हम लोग व्यापारिक छूट या ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नकद छूट में क्या होता है? यदि किसी निश्चित समय के अंदर भुगतान किया जाता है तभी नकद छूट दी जाती है। नकद छूट में ये भी रहता है कि मान लें आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं तब तो आपको छूट देता है, नहीं तो मतलब इंस्टेंट अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको छूट नहीं देगा। व्यापारिक छूट में क्या होता है? व्यापारिक छूट विक्रेता माल के मूल्य में से माल बेचते समय ही कम कर दी जाती है। कहता है कि इतना का माल लीजिएगा, इतना पर इतना परसेंटेज आएगा, 10,000 के ऊपर का माल लीजिएगा तो इतना परसेंटेज आएगा। मतलब अलग अलग क्लासिफाई करके रखा रहता है। नकद छूट में लेखा जो है रोकड़ बही या कैश में किया जाता है, और इसका व्यापारिक छूट का लेखा जो है रोकड़ बही में नहीं करके क्रय और विक्रय बही में किया जाता है। नकद छूट इनवॉइस के रकम में से नहीं घटाई जाती है। नकद छूट इनवॉइस के रकम में से नहीं घटाया जाता है। व्यापारिक छूट बीजक की रकम में से घटाई जाती है। इंपॉर्टेंट। हेलो। नकद कटौती व्यापारिक कटौती के अतिरिक्त भी दी जा सकती है, जबकि व्यापारिक छूट के साथ नकद छूट का दिया जाना आवश्यक नहीं है। नकद कटौती या व्यापारिक कटौती जो ऑलरेडी हो चुका है उसके अलावा भी वो कर सकता है, जबकि व्यापारिक छूट के साथ नकद छूट का दिया जाना आवश्यक नहीं है, वो उसमें लगा रहता है। सर ये वसूली योग्य मांगे क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। ये वसूली योग्य मांगे क्या है, इसके बारे में थोड़ा बतलाइए। प्राप्त मांगे वसूली सर नेगोशिएबल क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हेलो सर। हाँ आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो सर। हाँ हेलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है सर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक हो गया, एफडीआर हो गया, टीडीआर हो गया, ये सब जो है
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत आता है। इस पर हमारा करार रहता है। इसमें पूंजी पहले पैसा जो है कैश ट्रांजेक्शन जहाँ नहीं करते हैं वहाँ यह सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग कारोबार करते हैं। परिभाषा कैसे अब लिखेंगे? ये बताइए कि जर्नल और लेजर में तो अंतर पढ़ लिए होंगे। जर्नल और लेजर, ऐसा करते हैं हम इसको अपने ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है। ये अंतर वाला सब हम डाल देते हैं। और भी कुछ कहना होगा तो व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा।